नमस्कार दोस्तों, किसी ने कहा है कि आज लोगों को जगाने के लिए महिला का जागृत होना बहुत ज़रूरी है, सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। जब वो एक बार कदम उठा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, देश जो है विकास की ओर उन्मुख होता है। आज के समय महिला सशक्तिकरण का होना बहुत ज़रूरी है और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठी हैं समाज सेविकाएँ। मेरे बिल्कुल बराबर बैठी हैं रूही जी, नमस्कार। और उनके साथ बैठी हैं आरती जी, नमस्कार। और उनके साथ बैठी हैं नमस्कार। अनुराधा जी। सामाजिक कार्यों में लगी हुई हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए लगे हुई हैं, महिलाओं की सेवा के लिए लगी हुई हैं। सबसे पहले मैं रूही जी आपसे पूछना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण का क्या अभिप्राय है, वह क्यों ज़रूरी है? नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की। अगर उसे उचित सम्मान मिले तो घर में खुशियों के फूल खिले। बहुत अच्छा। इसी के साथ मैं पहले बताना चाहूँगी कि सशक्तिकरण क्या है। सशक्तिकरण है शक्तिशाली बनना जी। इसी के संदर्भ में मैं बताऊंगी कि महिला सशक्तिकरण क्या है। जब महिलाएं अपनी पूर्ण स्वतंत्रता से अपने निर्णय लेती हैं तो वह सामाजिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत होती हैं। जब वो अपने निर्णय स्वयं लेती है तो वह परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। इसी को ही महिला सशक्तिकरण कहते हैं जी। जैसे वैदिक काल में हमारी भारतीय सभ्यता इस तरह की रही है कि औरतों को बहुत सम्मान मिलता था। जी हाँ। फिर मुगल शासक आए, वहाँ महिलाओं को एक भोग की वस्तु माना जाने लग गया। उसके बाद अब थोड़ा समय बदल रहा है। देखिए, पूरी की पूरी बदलाव तो अब आया नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लग गया है। हमारे संविधान में भी यही कहा है कि पुरुष और महिलाओं दोनों को बराबर मानना चाहिए और इसलिए महिलाओं के लिए अब आरक्षण की भी मांग की जा रही है। हमारे सांसद में भी 33% महिला आरक्षण की बात रखी गई है। बस यही है कि जब तक महिला पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होएगी, वो महिला अपने परिवार को शिक्षित कैसे कर पाएगी, और अगर परिवार ही शिक्षित नहीं होंगे तो गांव कैसे शिक्षित होगा। गांव से राष्ट्र बनेगा, और जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी, अपना आत्म मूल्यांकन नहीं करेंगी, तो हमारा देश समृद्ध हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी महिलाओं को अपना आत्म मूल्यांकन करना चाहिए और उनको खड़ा होना चाहिए, पूर्ण रूप से शिक्षित होकर अपना स्वावलंबी होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारे देश में महिलाएं, अधिकतर महिलाएं अशिक्षित हैं, पढ़ी लिखी नहीं है उतनी, और पढ़ी लिखी ना होने के कारण क्या है, स्वच्छता की ओर, जो स्वास्थ्य से संबंधित है, उस पर भी उनका उतना ध्यान नहीं है। पढ़ी लिखी महिलाएं तो मासिक स्वच्छता पर ध्यान देती हैं, लेकिन अनपढ़ महिलाएं, अशिक्षित महिलाएं मासिक स्वच्छता पर उतना ध्यान नहीं देती, जो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बारे में जिस आप संस्था से जुड़ी हुई हैं, पिंकी संस्था से जुड़ी हुई हैं, तो आप उसके लिए क्या कर रही हैं? हमारे पिंकी संस्था का मुख्य कार्य ही पैड बैंक है। पैड बैंक ऐसे ही काम करता है जैसे ब्लड बैंक काम करता है। हम लोग सैनिटरी नैपकिन सोसाइटी से कलेक्ट करते हैं और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं उन महिलाओं के यहाँ पास जो अफोर्ड नहीं कर सकती, खरीद नहीं सकती। फिर हमारे मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है गाजियाबाद, हमारे हेड ऑफिस में। वहाँ से हमारे पास आते हैं सैनिटरी नैपकिन्स जो रीयूजेबल पैड्स हैं, पैकेट्स जो कि दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फिर वो हमारे इंडिया में विभिन्न ब्रांचेस खुली हुई हैं, वहाँ पर पहुँचाते हैं हमारी शाखाएं उन पैकेट्स को, और फिर हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। जी, उसके साथ साथ हम अपने साथ एक डॉक्टर को भी लेके जाते हैं जो कि बताते हैं कि हाँ उनका यूज़ कैसे किया जाता है, उनको स्वच्छता के बारे में सारी सलाह देते हैं कि आपको कैसे सफाई रखनी है जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी ना हुई, कैसे यूज़ करना है उसको। आप 12 घंटे से ज़्यादा एक पैड्स को आप यूज़ ना कीजिए। इस तरह की उनको जानकारी दे के आते हैं जिससे कि जागरूकता फैलती है। जी, आजकल क्या है कि महिला जहाँ कार्यस्थल पे काम करती है
वहाँ पर उनका शोषण होता है, छेड़खानी चलती रहती है। तो जो ऐसे में महिलाएं उतनी अपने अधिकार से काम नहीं कर पाती जितने अधिकार से उनको काम करना चाहिए, और जो प्रतिभा उनके अंदर है, तो उनका जो छेड़छाड़ होती है, शोषण होता है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी संस्था क्या कर रही है? हमारी संस्था का एक प्रोग्राम है पाखी। पाखी? हाँ जी, पाखी, पिंकिश का पाखी बोल के प्रोग्राम है। इसमें हम लोग लेडीज़ का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से शोषण होता है, चाहे वो घर में हो या बाहर ऑफिस फील्ड में हो। तो लेडीज़ को जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, वो 24 घंटे रहता है अवेलेबल। लेडीज़ अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है कि अगर घर में कोई शोषण हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, या ऑफिस में उनको छेड़खानी होती है, या कोई और प्रॉब्लम होती है, या कभी कभी होता है कि काफ़ी टाइम तक उनको सैलरी ही नहीं मिलती है, उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो लीगल हेल्प हमारी हेल्पलाइन नंबर से कभी भी ले सकती हैं। अच्छा। और अगर उनको कोई लीगल एडवाइस लेनी हो तो वो बहुत ही नाम मात्र कॉस्ट पे उनको दी जाती हैं। अच्छा। कि भाई अगर वो खर्चा वहन ना कर सके तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही नाम मात्र कॉस्ट पे उनको वो प्रोवाइड की जाती हैं। वैसे हमारे इंडिया में अराउंड 57 सिटीज़ में हमारा ब्रांचेस हैं, और सब में हर सिटी में ऑलमोस्ट हर सिटी में हमने एडवोकेट प्रोवाइड कर रखे हैं। अच्छा। तो वो अपने खुद के सिटी से भी उन एडवोकेट से कांटेक्ट करके अपनी लीगल हेल्प ले सकती हैं। मान लो कोई बहुत ही गरीब महिला है जो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकती है, हाँ जी, उसके लिए भी आप कुछ करती हैं लीगल हेल्प में? हाँ, लीगल हेल्प। हाँ जी, बिल्कुल। वो बिल्कुल नाम मात्र, अगर कोई अच्छा एडवोकेट आपसे 1 लाख रुपए ले रहा है तो हमारे मात्र 2-4 हज़ार या 500,000 इतने ही नाम मात्र अमाउंट में उसकी मदद की जाती है। अच्छा। और अगर वैसे भी हो, अगर वो बिल्कुल ही नहीं कर सकते तो हम वैसे भी उनकी मदद करते हैं। मैं अनुराधा जी आपसे पूछना चाहूँगा कि टैलेंट तकरीबन आदमी में भी होता है, महिलाओं में भी होता है। बिल्कुल। लेकिन महिलाएं अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को उतना उजागर नहीं कर पाती है, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा मंच नहीं मिलता जहां वो अपनी प्रतिभा को दूसरों के सामने दिखा सकें। जी। तो कोई महिला जब अपना टैलेंट दिखाना चाहती है या प्रतिभा दिखाना चाहती है, उसके लिए आपने कोई मंच भी तैयार किया है या नहीं, या उसके लिए आप क्या करती हैं? जी, हम लोग जो हैं एक पिंक माइक के नाम से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं मंथली, हर महीने। पिंक माइक के नाम से, जिसमें महिलाओं को, चाहे वो घरेलू महिलाएं हैं या कामकाजी महिलाएं हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि वो अपनी प्रतिभा को उजागर कर सकें। वो प्रतिभाएं जो उन्होंने अपने बचपन में बहुत ही शिद्दत के साथ सीखी हैं उन कलाओं को उन्होंने, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारियों के साथ, अपनी एक बहुत ही बिजी शेड्यूल की वजह से वो सब कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। वो प्लेटफॉर्म चाहे काव्य पाठ का हो, कविताओं का हो, लेखन का हो, संगीत का हो, कुकरी का हो, मिमिक्री का हो, जो भी हो, तो हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हर महीने जो है हमारा ये एक प्रोग्राम रहता है। अभी जो है हम लोग दिसंबर में भी कर रहे हैं, 23 दिसंबर को ये प्रोग्राम रहेगा जिसमें काव्य पाठ होगा। और हमने बहुत सारी महिलाओं को आमंत्रित किया है इन सब के लिए। और हमारा मुद्दा भी जो है वो नारी से ही रिलेटेड रहेगा, ताकि हम नारी के विभिन्न आयामों को देख सकें, उनके बारे में हम समझ सकें और लोगों के पास एक मैसेज दे सकें कि महिलाओं की जो है एक खूबसूरती जो है फिजिकल नहीं, उनके मन की भी है, उनकी एक जो है कला की भी एक खूबसूरती है, उनके अंदर बहुत एक जो कॉन्फिडेंस है, जो उसके लिए हम जो है काम करते हैं। तो आप ऐसी क्या क्या गतिविधियां कर रही हैं जी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिल सके, मजबूती मिल सके? जी, हाल फिलहाल जो है हमने एक प्रोग्राम किया था 14 अक्टूबर को, जो कि एक 14 अक्टूबर को जो कि एक चैरिटी प्रोग्राम था। और उस चैरिटी प्रोग्राम में हमने जो है हिसार से बहुत सारी महिलाओं को नारी सम्मान से सम्मानित किया था। अच्छा। ये वो महिलाएं थी जो अलग अलग फील्ड में अपना विशेष योगदान दे चुकी हैं। इन्हीं में जो है एक एडवोकेट मीनू रहेजा जी हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, बट वो एडवोकेट हैं और वो सोशल वर्क करती हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास जितने भी अगर कोई तलाक के केस आते हैं तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं परिवार का गठबंधन की ही कोशिश रहेगी, उसको मैं सेपरेट ना करूं। तो जो एक इस मेंटलिटी के साथ, इस सोच के साथ जो महिला जुड़ी हुई हो सोशल वर्क में, तो आप सोच के देखिए कि उस समाज को कितना बल मिलेगा। ऐसे ही मांडवी गर्ग जी हैं, जिनको आंखों की रोशनी ना होते हुए भी वो माउंटेनियरिंग करके आए हैं, वो साइकिलिंग करते हैं
और एक वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इस तरह की हमने बहुत से, डॉक्टर अल्पना सुहासिनी, उनका कोई नाम के परिचय का कोई मोहताज नहीं है वो मैम, अर्चना सुहासिनी मैम है, ऐसे बहुत से नाम हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है। हमने उनको नारी सम्मान से सम्मानित किया, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन वो इसलिए हमने ये सब कुछ किया कि एक आम महिला में, जो चाहे वो कामकाजी हो या घरेलू हो, उनको अपनी एक पहचान का पता लगे और वो एक मोटिवेट हो, इंस्पिरेशन मिले उन्हें, एक कॉन्फिडेंस आए उनके अंदर कि हम भी अपनी जो है ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। जो एक कहते हैं कि स्वाभिमान को वो समझ सकें और उस चीज़ को वो आगे बढ़ सकें, इसके लिए जो है इस तरह के हमारे प्रोग्राम समय समय पे हमने अभी करवाया है हाल फिलहाल, और आगे हम करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। इसमें मैं भी एक जोड़ना चाहूँगी कि हमारा एक और प्रोग्राम भी है, पिंक विंग्स। हाँ जी, इसमें हम लेडीज़ को ट्रैवलिंग की फैसिलिटी देते हैं, जो विलिंग होता है। जैसे हमारा अभी गया था गोवा, इसमें हमारी लेडीज़ जाती हैं और हम अपने इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं अपने शेड्यूल में कि बाकी चीज़ों के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। हमारी खुद की अंदर की जो होती है कॉन्फिडेंस, जब तक हम अंदर से खुश नहीं होंगे तो हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसे कहते हैं, जैसे कहा जाता है कि लेजर विद कॉन्फिडेंस। जब तक हमारे में अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक हम अंदर से खुश नहीं होंगे, तब तक हमें वो बात नहीं आती। और अगर जब तक हम खुश नहीं होंगे तो हम अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकते हैं। सही बात है। तो इसलिए हमने ये रखा है प्रोग्राम कि लेडीज़ अंदर से खुश हों, अपने लिए टाइम स्पेंड करके, अपने लिए टाइम स्पेंड करें, ताकि वो एक एनर्जी से भरें, रीबूस्ट हो और फिर से जो है एक अपनी वापस इस ज़िंदगी की शुरुआत उसी दौर से कर सकें। तो आरती जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि समाज में जो नारी शोषण होता है या हो रहा है जी, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं और इस समस्या से कैसे निजात पाई जा सकती है? जो ये नारी का शोषण हो रहा है, मैं एक वर्ग को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती कि नारी वर्ग को ठहराऊं कि पुरुष वर्ग को ठहराऊं। मैं इसका जिम्मेदार पूरे समाज को ठहराती हूँ। जैसे कि एक लड़का अगर लड़की को छेड़ता है तो लड़की या तो चुप हो जाती है, किसके डर से? समाज के डर से। समाज क्या कहेगा? या तो वो चुप इसलिए रह जाती है कि अगर मैं बोलूँगी तो शायद मुझे ही गलत ठहराया जाएगा। और अगर कोई लड़की बोलती है, आवाज़ उठाती है, तो उसे ही बोला जाता है, यार इतनी लेट को अगर आप बाहर निकलोगे तो यही होएगा कि लड़के छिड़ेंगे ही, या आप जींस जो पहन के निकलोगे या छोटी स्कर्ट पहन के जाओगे तो लड़के का हक हो जाता है कि वो आपको छेड़ेगा ही। तो ये बोल के चुप करा देते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो लड़की में नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एक मैं ये चाहूँगी कि समाज में हम लड़कियों को बोला जाता है कि यार लेट नाइट आप बाहर ना निकलो या आप तरीके से कपड़े पहनो, लेकिन अपने बेटों को क्यों नहीं समझाया जाता कि बेटियों की इज्जत करो, लड़कियों की इज्जत करो। आप उसमें एक बहन, अपने बेटी या अपने कोई रिलेशंस में आप ढूंढो उसे कि वो भी एक नारी है, आप उसका सम्मान करो। बेटों को क्यों नहीं समझाया जाता जी? तो मैं ये चाहूँगी कि भाई अब जैसे कि अब निर्भया का केस था, निर्भया के केस में जब वो सब कुछ हो चुका उसके साथ, तो उसके बाद समाज खड़ा हुआ। समाज पहले क्यों नहीं खड़ा होता इस चीज़ के लिए? पहले तो ये दिमाग में आया था कि चलो समाज एक साथ एकजुट होके उसका निर्णय ले रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर पहले ही अगर ये सोच लेते तो शायद निर्भया आज हमारे साथ मौजूद होती। बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन महिला जब बच्चों को, लड़की को समझाते हैं तो समझाना भी पेरेंट्स का काम है। बिल्कुल, पेरेंट्स को शिक्षा ऐसी देनी चाहिए, उसको ऐसा हौसला देना चाहिए कि वो कि कहीं भी आए तो घबराहट ना हो। आज के युग में मैं अनुराधा जी आपसे पूछना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, वह क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार अपने लेवल पे तो बहुत सारे कदम उठाती हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करती हैं, वो सरकार का काम है एक बड़े लेवल पे। ऐसे ही बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्वयंसेवी संघ हैं या जो समाज सेवा करते हैं, और वो जो है महिलाओं को बहुत सारे प्लेटफॉर्म देते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जो कहना चाहती हूँ यहाँ पे, ये कहना चाहती हूँ कि समाज को, मतलब हर एक व्यक्ति को, चाहे वो महिला है या पुरुष है, महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आना चाहिए। उसके लिए शिक्षा, संस्कार और स्वाभिमान, ये तीन चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। हम देखते हैं कि शिक्षा, आज हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा MBA कर रहा है या डॉक्टरेट कर रहा है,
फिजिकल एजुकेशन ही एजुकेशन नहीं होती है। जब हम शिक्षा को मौलिक शिक्षा के साथ और नैतिक शिक्षा के साथ जोड़ेंगे तभी वो शिक्षा एक उभर के शिक्षा आती है और उसी एक शिक्षा का महत्व होता है। अब वो एक शिक्षित महिला जो एक एजुकेशन के साथ, साक्षर होने के साथ साथ, एक मास्टर्स डिग्री के साथ या किसी भी एक डिग्री के साथ नैतिक मूल्यों से भी जुड़ी हुई है और बौद्धिक विकास से भी जुड़ी हुई है, वो एक महिला, वो एक माता जब अपने बच्चों को परवरिश देगी तो वो परवरिश देगी जो एक सुसंस्कृत परवरिश होगी। वो परवरिश होगी जो हमारी भारतीय संस्कृति का कभी हिस्सा रही हुई है। बिल्कुल। जिसमें हमने कभी ये कहा कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। वो परवरिश जड़ें जो हैं, कहते हैं कि महिला तो जो है स्तंभ होती है परिवार का। उस स्तंभ, वो एक मजबूत स्तंभ, वो एक शिक्षित स्तंभ जब वो आगे बढ़ेगा तो परिवार शिक्षित, देश शिक्षित, जैसे रूही जी ने कहा, और हमारा समाज शिक्षित होगा। दूसरी बात मैं कहूँगी कि हमारे संस्कार, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत ही मजबूत संस्कृति रही हुई है। लेकिन आज का जो ये आर्थिक युग है इसने हमारी संस्कृति को भटका दिया। लेकिन ये भटकाव की वजह से जो है बहुत से दुर्व्यवहार हो रहे हैं जी। और वो दुर्व्यवहार ऐसे हैं कि जो हमारी आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ गए। वो दुर्व्यवहार कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप सेफ नहीं हैं, महिलाएं सेफ नहीं हैं, दुर्व्यवहार आ रहा है। तो हमें अपने संस्कारों को, हमारे अपने मौलिक संस्कारों को मजबूत बनाना होगा। जब हम अपने संस्कारों को मजबूत बनाएंगे और एक माँ जो है अपने बेटे को ये सिखाएगी कि हर महिला का सम्मान करो, तो वो, मैं ये मानती हूँ कि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जो हमारे बाकी जितने भी हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनको इतना बल मिलेगा कि हर महिला, हर परिवार जो है वो सशक्त होगा जी। इसमें एक चीज़ स्वाभिमान की भी मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बार क्या होता है कि हमारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमें परिस्थितियों के मजबूरीवश हम अपने स्वाभिमान को जो है पीछे कर लेते हैं, हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। वो स्वाभिमान बहुत बार जो है महिलाओं में एक हीन भावना ले आता है जी। कहीं ना कहीं लगता है कि इसका मतलब तुम इस काम के लायक नहीं हो या तुम ये सब चीज़ें नहीं कर सकती हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी स्वाभिमान जो है हर महिला में या हर पुरुष में, कहने का मतलब हर व्यक्ति में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत जरूरी है। जब हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तभी हम अपनों की रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो यही सब कहना चाहूँगी। आज का समय जो है समाज को बदलने का है और वो तभी बदलेगा जब हम सब बदलना चाहेंगे। आज समाज बदल भी रहा है, ऐसी बहुत बदल रहा है सर। और बिल्कुल महिला जागरूक भी हो रही है, जागृत हो रही है। और हाँ, उतनी अभी बराबर पुरुषों के उतना बराबर नहीं आ पाई। बिल्कुल मानते हैं कि उसमें कमी कहाँ पर है, कैसे है, ये ढूंढने की जरूरत है और इस कमी को दूर करने की भी काफ़ी जरूरत है। बिल्कुल। और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं, सरकार की भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो फलीभूत भी हो रही हैं जी जी। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत सारी गवर्नमेंट ने कभी उज्ज्वला योजना है और बहुत सारी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, बेटी पढ़ेगी तभी बढ़ेगी ये है। तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं सरकार लेके आ रही हैं और वो फलीभूत तभी होंगी जब हम में जागरूकता होगी और जब हम चाहेंगे इन सब चीज़ों को करना, हमारे अंदर वो एक एम्बिशन होगी और हम जो है लोगों के अंदर संदेश भी फैला पाएंगे। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। संदेश तभी फैलेगा जब हम खुद जागरूक होंगे। बिल्कुल। आरती जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये काम करते हुए कोई ऐसा अनुभव आपको काफ़ी हुए होंगे? जी जी बिल्कुल। और कोई ऐसा अनुभव जो आप हमसे साझा कर सके और हमारे जो दर्शक हैं उनको उससे कोई प्रेरणा मिले? जब हम ये काम कर रहे थे तो अभी पीछे फ़िलहाल केरला में जो बाढ़ आई थी, उस टाइम हमारी टीम में यही सोचा कि हम अपने सैनिटरी नैपकिन्स उन लोगों तक पहुंचाएं जहां वहाँ ज़रूरत है उन लेडीज़ को। वहाँ से इवन आई भी थी एक लिस्ट जिसमें सैनिटरी नैपकिन्स भी ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने अलग अलग हमारे जो ब्रांच बनी हुई है, सब ने यही डिसाइड किया कि हम एकत्र करके और एक साथ भेजते हैं। तो हमने कलेक्ट करना शुरू किया अपनी सोसाइटी से। अच्छा। तो हमने सोसाइटी में फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए फैलाया कि हमें प्लीज़ सैनिटरी नैपकिन्स हमें डोनेट कीजिए फॉर केरला फ्लड के लिए। तो मेरे पास एक कॉल आई एक लड़के की। अच्छा। और उसने ये बोला कि आप क्या कर रहे हो, ये आप क्या भेज रहे हो, खाना भेजिए, कपड़ा भेजिए जिसके लिए उनको ज़रूरत है, आप क्या सैनिटरी नैपकिन्स भेज रहे हैं। तो मैंने उसे सिर्फ एक बात कही कि आप अपनी बीवी से पूछिएगा कि वो एक दिन खाना खाए बिना रह सकते हैं क्या।
तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल रह सकती है, तो मैं भी बता दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, अब उनसे अब ये पूछेगा कि 5 मिनट के लिए अगर आपकी डेट्स आई हुई है और सैनिटरी नैपकिन के बिना रह जाएंगी। तो वो एकदम चुप हो गए थे और नेक्स्ट डे ही मेरे पास इतना बड़ा कार्टून सैनिटरी नैपकिन्स का दे गए थे। क्या बात है, बहुत अच्छे। इससे हमें भी मोटिवेशन मिला और दूसरों को भी मिला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। ये तो बहुत अच्छा आपने अनुभव हमें बताया और लोगों को काफ़ी प्रेरणा इससे मिलती है कि ज़रूरत की चीज़, खाना वगैरह तो सभी भेजते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए भी जो ज़रूरी चीज़ है वो भेजना भी बहुत अहम बन जाता है। मैं रोहित जी आपसे आखिर में आपसे भी तीनों से पूछना चाहूँगा कि आपकी ये जो संस्था पिंकिश से आप जुड़े हुए हैं, इससे आपका जुड़ाव कैसे हुआ और क्या क्या इसके लिए आप कार्य कर रहे हैं महिलाओं के लिए खास तौर पर? जी, जैसे सबसे शुरू तो ये वैसे तो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। ये दिल्ली की महिलाएं ने शुरू किया और फिर भारत की विभिन्न शहरों से महिलाएं जुड़ती चली गई। जब हमारे दोस्त उससे जुड़े तो हमारे दोस्तों ने हमें भी जोड़ लिया। अच्छा। फिर उसमें ब्रांचेज ओपन होने लग गई अलग अलग शहरों में, जैसे कि हाँ मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में है, बरेली में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है जी, इवन यूएसए में भी हमारी एक ब्रांच ओपन हो गई। तो वो लोग एक समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया। उनसे प्रोत्साहन मिलके हमने यहाँ हिसार में भी शुरू किया। हमने ये सोचा, पहले तो ये सोचा कि हिसार में हम शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, अकेले कैसे खड़े होंगे, लेकिन फिर सोचा एक दो सहेलियों ने बोला कि चलो स्टार्ट करते हैं, हम भी करके देखते हैं। तो हमने शुरू किया तो हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली एक तरीके से समाज की सेवा करने से। क्या बात। जब हम वहाँ दे के आते हैं, नैपकिन्स दे के आते हैं, बहुत दुआएं मिलती हैं हमें। एक कहते हैं बेटी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें एक अंदर से इतनी खुशी मिलती है। इस तरीके से हम एक के बाद जुड़ते चले गए और बहुत सारे लोग एक साथ हमारे हिसार में जुड़ गए। अब देखिए, हम आपके सामने बैठे हुए, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ दूरदर्शन में आपके साथ ऐसे इंटरव्यू देंगे। हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा इस फील्ड में। हमें एक पहचान मिल गई इससे कि हम अब गलियों में निकलते हैं तो कहते हैं कि हाँ देखिए वो पिंकिश की जा रही है, पीछे बटरिंग होती है कि हाँ ये पिंकिश के मेंबर बैठे हैं। जी बिल्कुल। मैं रूही जी से पूछूंगी, रूही जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आरती जी से। मेरा सफ़र एक हाउसवाइफ से आज यहाँ दूरदर्शन केंद्र तक, देखिए मैं यहाँ आ गई हूँ। आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है कि मैं यहाँ तक पहुँची। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि सिर्फ घर में काम कर रही थी मैं और आज सबकी मदद करने के लिए आ गई हूँ। बहुत अच्छा लगता है, एक अंदर से सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है कि नहीं मैं भी किसी की मदद कर रही हूँ। लोग जानने लग गए हैं, एक अंदर अलग सी खुशी मिलती है किसी की मदद करके। बिल्कुल, आदमी समाज सेवा में आता है, जब खास तौर पर महिलाओं के लिए काम किया जाता है, कदम बढ़ाए जाते हैं महिलाओं को जागृत करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, तो आत्मिक शांति बहुत मिलती है। शांति मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है। आपके दर्शक से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कोई भी शहर में अगर अपना ब्रांच खोलना चाहते हैं तो हमारे पिंकिश से जुड़िए, हमें कॉल कीजिए। आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे एक नंबर दिया हुआ है, चाहे आप वहाँ कॉल करके हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ जुड़िए ज़रूर। तो रूही जी, आरती जी, अनुराधा जी, आपने आज महिला सशक्तिकरण पे अपने बहुत अच्छे विचार साझा किए हम लोगों से भी, दर्शकों से भी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।